आज के वीडियो लेक्चर में हम ब्रिज रेक्टिफायर को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, फुल वेव रेक्टिफायर में हम एक स्पेशल टाइप के ट्रांसफार्मर जिसको हम सेंटर ट्रांसफार्मर बोलते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफी कॉस्टली पड़ता है। और हाफ वेव रेक्टिफायर की कमी ये है कि उसकी एफिशिएंसी कम होती है, क्योंकि वो वोल्टेज के फुल साइकिल के केवल आधे हिस्से का ही प्रयोग कर पाता है। लेकिन जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है वो इन दोनों से बेस्ट है। क्यों? कि इसमें जो ट्रांसफार्मर होता है वो सिंपल ट्रांसफार्मर होता है, इसलिए जो सिंपल ट्रांसफार्मर होता है वो काफी सस्ता पड़ता है। दूसरी बात यह है कि इसकी एफिशिएंसी काफी अच्छी होती है, क्योंकि ये वोल्टेज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट्स का यूज करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी सर्किट को समझते हैं और उसके बाद में इसकी वर्किंग को समझेंगे। सबसे पहले हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स। और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टूडेंट्स जब हम लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तो यदि स्टूडेंट्स सीधा ही 220 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ यदि काम करेंगे तो हमको करंट लगने का खतरा रहता है, और जो भी खतरनाक साबित हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज को कम करते हैं, और वोल्टेज को कम करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसके प्राइमरी वाइंडिंग पर हम 220 वोल्ट एसी सोर्स लगा देते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग के जो टर्न्स हैं उसमें कम होते हैं, और टर्न्स कम होने के कारण इन दोनों के बीच की वोल्टेज इस 220 की वोल्टेज की तुलना में काफी कम हो जाती है, और इसलिए ये स्टूडेंट्स के लिए सेफ रहता है, कोई इसमें करंट लगने का डर नहीं रहता। स्टूडेंट्स, जो प्रोफेशनल जो पावर सप्लाईज होती हैं स्टूडेंट्स, उसमें इस ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि सीधे ही ब्रिज रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ताकि स्टूडेंट की जो पावर सप्लाई है वो ज्यादा आउटपुट दे सकती है, जो उसकी ज्यादा वोल्टेज हो सकती है, राइट। तो जैसे एसएमपी स्टूडेंट्स आप पढ़ोगे एमएससी में, एसएमपी में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि हम कभी भी इनपुट ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, सीधे ही पावर सप्लाई से ब्रिज रेक्टिफायर को जोड़ देते हैं और आउटपुट निकालते हैं, राइट। ठीक स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर लगाना आवश्यक नहीं है, बस ये सेफ्टी मेजर्स के लिए यहाँ पर लगाया गया है। तो अब जो है ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसके टर्मिनल नंबर 1 और टर्मिनल नंबर 2, अब इन दोनों के बीच हम क्या करेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर लगा देंगे। ब्रिज रेक्टिफायर का स्टूडेंट जो सिंबल है वो याद करना थोड़ा कठिन होता है, तो कई बार याद नहीं रहता, तो उसको आप इस ट्रिक से आसानी से याद रख सकते हो। देखो क्या है, आपको इस तरीके के दो एरो खींचने हैं, ये हमारा प्लस और ये हमारा माइनस। अब हम क्या करेंगे, यहां से अलग कर लेंगे, और इस सेक्शन में हम एक डायोड जोड़ देंगे, राइट। और इस डायोड, आपको पता है स्टूडेंट, जो डायोड का सिंबल होता है उसमें एक एरो लाइक पार्ट होता है, एरो लाइक पार्ट होता है। अब स्टूडेंट जो एरो लाइक पार्ट है उसको हम इस एरो की डायरेक्शन में रखते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरा सेक्शन है उसमें भी हम डायोड जोड़ेंगे, और इस डायोड का जो एरो लाइक जो इसका पार्ट है उसको हम इस एरो की डायरेक्शन में रखेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि यहां पर भी एक डायोड जोड़ेंगे, और इस डायोड का जो एरो लाइक जो इसका पार्ट है उसको हम इस एरो की डायरेक्शन में रखेंगे। ठीक इसी प्रकार से इस सेक्शन में भी हम एक डायोड जोड़ लेंगे, जिसका एरो लाइक जो पार्ट होगा वो इस एरो की डायरेक्शन में होगा। और अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, राइट। और उसके बाद में इन दोनों को हम आपस में जोड़ लेंगे, और यहां इन दोनों पॉइंट्स के बीच हम एसी वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, राइट। और इस रेजिस्टेंस के दोनों सिरों पर हम आउटपुट वोल्टेज लेंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने इसकी सर्किट को देखा। आइए इस सर्किट को हम यहां पर बनाते हैं। तो देखो, ये हमारा डायोड, एक डायोड, और ये हमारा दूसरा डायोड। इसी प्रकार से हम इसको देखते हुए इस ब्रिज रेक्टिफायर के सर्किट का निर्माण कर लेंगे।
इसको हम जोड़ देंगे ट्रांसफार्मर के पॉइंट 1 से या पिन 1 से, और इसको हम जोड़ देंगे ट्रांसफार्मर की पिन 2 से। ये को लिखना आवश्यक नहीं है। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम लोड रेजिस्टेंस RL जोड़ लेंगे। अब इसकी वर्किंग को समझने के लिए हम ये मान लेंगे कि ये ट्रांसफार्मर हमारा D1 है, ये हमारा D2 है, ये हमारा D3 है और ये हमारा D4 है। ऐसा करने से जो हमारा वर्किंग है वो आसान हो जाएगा। हमको ये पता लगेगा कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में और कौन सा डायोड रिवर्स बायस में, क्योंकि ये सारे डायोड एक दूसरे के इक्वल हैं, राइट। तो इस प्रकार से इसको D1 मानना, इसको D2 मानना, इसको D3 मानना और इसको D4 मानना। ऐसे करने से क्या होगा कि इसको डिस्क्राइब करना इजी हो जाएगा। अब इसको हम स्टूडेंट्स इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये हमारा D2 डायोड और ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से ये हमारा D1 डायोड और ये हमारा D3। इसको हमने जोड़ लिया पिन नंबर 1 से, इसको मैं जोड़ लिया पिन नंबर 2 से, और इन दोनों के बीच में हम लोड रेजिस्टेंस RL लगाएंगे। तो इस डायग्राम की सहायता से, इसको D3 नहीं किया स्टूडेंट हमने, इस डायग्राम की सहायता से इसको डिस्क्राइब करना इजी हो जाएगा। अब हम देखो इसको एक बार मिटो देंगे। स्टूडेंट्स, ये बात मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि जब ये वोल्टेज एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ती है तो ये वोल्टेज, यानी इस पॉइंट की वोल्टेज V1 जब पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ती है तो इस पॉइंट की जो वोल्टेज होगी वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी, राइट। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी। इस तरीके से ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है और ये हमारी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। जब ऊपर वाली वोल्टेज मैक्सिमम पॉजिटिव होगी तो ये नीचे वाली हमारी वोल्टेज मैक्सिमम नेगेटिव होगी। अब हम मान लेते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज Vm है। तो इस पॉइंट की जो मैक्सिमम वोल्टेज या P वोल्टेज होगी वो Vm/2 होगी, और इस पॉइंट की मैक्सिमम वोल्टेज कितनी होगी? -Vm/2। यदि हम ये माने कि इन दोनों पॉइंट्स की जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम जो वोल्टेज है, जो पीक वोल्टेज जिसको हम कहते हैं, यदि वो Vm है तो ये जो पॉइंट नंबर 1 होगा, यानी V1 वोल्टेज होगी, पॉइंट नंबर 1 की वोल्टेज होगी, इसकी वोल्टेज मैक्सिमम Vm/2 तक जाएगी, और इस पॉइंट की वोल्टेज जब ये यहाँ पर मैक्सिमम पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर मैक्सिमम नेगेटिव होगा, और इसकी मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज -Vm/2 होगी। ठीक इसी प्रकार से जब ये वोल्टेज कम होगी और 0 को क्रॉस करेगी तो ये वोल्टेज बढ़ती हुई 0 को क्रॉस करेगी। उसके बाद में क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको बताऊं तो ये वाली जो वोल्टेज है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, राइट। तो ये वाली वोल्टेज हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी, राइट। ये हमारी नेगेटिव हो चुकी है, ये हमारी पॉजिटिव हो चुकी है। अब क्या होगा कि जब ये वोल्टेज कम होते हुए 0 को क्रॉस करेगी तो ये वोल्टेज, राइट, कह सकते हो आप, ये वोल्टेज जब बढ़ती हुई 0 को क्रॉस करेगी तो ये वाली वोल्टेज हमारी कम होते हुए 0 को क्रॉस करेगी। तो इस प्रकार से ये जो मैक्सिमम वोल्टेज होगी वो कितनी हो जाएगी? Vm/2, और ये वोल्टेज अब कितनी हो जाएगी? -Vm/2। तो इस प्रकार से आपने देखा कि V1 और V1 वोल्टेज कौन सी? पॉइंट 1 की वोल्टेज, और V2 वोल्टेज कौन सी? पॉइंट 2 की वोल्टेज। दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री फेज पर है, राइट। ये पॉजिटिव होगी तो ये नेगेटिव होगी, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगी। इस तरीके से वोल्टेज होती है। अब जब ये वोल्टेज पॉजिटिव होगी तो ये वोल्टेज नेगेटिव है,
ये वोल्टेज पॉजिटिव है तो ये वोल्टेज क्या है, नेगेटिव है। अब फ्रेंड्स इन दोनों में से वो डायोड फोर्ड बायस में होगा जिसका P सिरा पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और N सिरा नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, राइट। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि वो डायोड फोर्ड बायस में होंगे जिनके P सिरे की वोल्टेज N सिरे से ज्यादा है। अब आप देखोगे कि ये यहां पर पॉजिटिव वोल्टेज है और इस डायोड का जो N पार्ट है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये डायोड हमारा बैकवर्ड बायस में होगा। देखते हमने पहचान लिया, क्यों? क्योंकि ये जो हमारा टर्मिनल है वो N पार्ट है और ये जो N पार्ट है ये पॉजिटिव वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जो डायोड होगा हमारा बैकवर्ड बायस में होगा। ठीक इसी प्रकार से आप ये देखोगे कि ये जो डायोड है इस डायोड का P पार्ट पॉजिटिव वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। आप ये देखोगे कि इस डायोड का जो P पार्ट है वो पॉजिटिव वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जो डायोड होगा हमारा फोर्ड बायस में होगा। अब आप इसको देखो, जो नेगेटिव वोल्टेज है वो यहां पर इस डायोड के P सिरे से जुड़ी हुई है और इसमें आप देखोगे कि जो नेगेटिव वोल्टेज है वो इस डायोड D3 के नेगेटिव यानी N सिरे से जुड़ी हुई है, राइट। इसका जो P सिरा जुड़ा हुआ है वो नेगेटिव वोल्टेज से और इसका जो N सिरा जुड़ा हुआ है वो नेगेटिव वोल्टेज से। अब बताइए स्टूडेंट्स, इन दोनों में से फोर्ड कौन सा होगा और बैकवर्ड कौन सा होगा? सीधी सी बात है, ये हमारा फोर्ड बायस में होगा और ये हमारा बैकवर्ड बायस में होगा, राइट स्टूडेंट्स। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये D1 और D4 ये जो दोनों डायोड हैं, कब? जब वोल्टेज 0 से T/2 सेकेंड के बीच में रहती है, जब वोल्टेज 0 से T/2 सेकेंड के बीच में रहती है, उस केस में D1 और D4 बैकवर्ड बायस में होंगे और D2 और D3 ये फोर्ड बायस में होंगे। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब डायोड फोर्ड बायस में होता है तो डायोड को हम हटा देते हैं और डायोड की जगह एक जीरो रेजिस्टेंस की वायर जोड़ देते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस डायोड को भी हम हटा देंगे और इसकी जगह एक जीरो रेजिस्टेंस की वायर जोड़ देंगे। इसके बारे में हम पिछले वीडियो लेक्चर में बात कर चुके हैं कि जब डायोड फोर्ड बायस में होता है तो एक जीरो रेजिस्टेंस की वायर की जैसे काम करता है। अब फ्रेंड्स, जो Vm वोल्टेज यहां पर होगी, राइट, यानी जो V1 वोल्टेज यहां पर होगी वो सेम की सेम वोल्टेज आपको यहां पर मिलेगी, यहां पर और यहां पर मिलेगी, सेम की सेम। ठीक इसी प्रकार से जो V2 वोल्टेज होगी, जो भी वोल्टेज V2 होगी वो सेम की सेम आपको इस पॉइंट पे मिलेगी। अगर ये वोल्टेज पॉजिटिव है तो यहां वोल्टेज पॉजिटिव होगी, सेम की सेम। अगर ये वोल्टेज नेगेटिव है, देखो यहां पर ये जो पॉइंट नंबर 2 की वोल्टेज है, V2 वोल्टेज है, वो नेगेटिव है, तो सेम की सेम वोल्टेज आपको यहां नेगेटिव मिलेगी। अब मान लेते हैं कि T/4 सेकेंड पर जब ये वोल्टेज मैक्सिमम हो जाती है तो इस मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी Vm/2 और ठीक उसी समय V2 पॉइंट की वोल्टेज हो जाएगी -Vm/2, नेगेटिव -Vm/2। यदि इन दोनों के बीच अगर आप वोल्टमीटर लगाओगे तो इन दोनों के बीच वोल्टेज आपको मिलेगी Vm/2 माइनस Vm/2। इन दोनों वोल्टेज का डिफरेंस और इन दोनों वोल्टेज का डिफरेंस कितना होगा? Vm/2 प्लस Vm/2 यानी कि Vm, राइट। अब हम क्या करेंगे कि इसका आउटपुट ड्रॉ करेंगे और आउटपुट मैंने मान लिया यहां पर V0। V0 क्या चीज है? इन दोनों सिरों के बीच की वोल्टेज है। V0 क्या चीज है?
इस RL रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल्स के बीच की वोल्टेज को हमने मान लिया V0। अब आप देखोगे जैसे ये वोल्टेज बढ़ती है वैसे वैसे ये वोल्टेज नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ती है तो ये वोल्टेज नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती है। अब देखो आप वोल्टेज इस तरीके से ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ती है और ये नेगेटिव डायरेक्शन में इस तरीके से बढ़ती है। किसी पॉइंट पर जो वोल्टेज होगी वो इन दोनों वोल्टेज के डिफरेंस के इक्वल होगी। कहने का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो इन, मान लो जैसे ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट पर आप कह सकते हो कि जो V2 वोल्टेज है वो इतनी है और जो V1 वोल्टेज है वो इतनी है। मान लो इस पर्टिकुलर टाइम पर जो V1 वोल्टेज है उसकी वैल्यू इतनी है, राइट, और जो V2 वोल्टेज है उसकी वैल्यू इतनी है। तो अब इन दोनों के बीच की जो वोल्टेज होगी, राइट, क्योंकि ये वोल्टेज मिलेगी आपको यहां पर और ये वोल्टेज आपको मिलेगी यहां पर, तो इन दोनों की जो बीच की वोल्टेज होगी वो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगी, राइट। तो इस प्रकार से इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप देख सकते हो कि जैसे यहां पर आपने देखा कि Vm/2 दोनों जुड़कर Vm बना लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो भी इसकी वैल्यू होगी, अगर आप यहां पर नेगेटिव निशान को अगर आप भूल जाओ, जो भी इसकी वैल्यू है, जो भी, चाहे अगर एग्जांपल के लिए आप मान लो कि ये Vm/-Vm/4 है और ये एग्जांपल के लिए आप मान लो कि ये Vm/4 है, मान लो एग्जांपल के लिए ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, तो इन दोनों का जो वोल्टेज डिफरेंस होगा, इन दोनों की जो वैल्यू है, राइट, इस निशान को आप भूल जाओ, माइनस निशान को आप भूल जाओ, तो इन दोनों की जो वैल्यू है उन दोनों के जोड़ के इक्वल होगा, राइट। इस प्रकार से इस टाइम पर, ये टाइम कुछ भी हो सकता है, इस टाइम पर जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज होगी इन दोनों के जोड़ कितना हो जाएगा, ये देखो Vm/4 प्लस Vm/4 कर दो आप, इस निशान को एक बार भूल जाओ, ठीक है ना, क्योंकि जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो वोल्टेज कितनी हो जाएगी, Vm/2। इसका मतलब यह है कि इन दोनों के बीच का, यानी इन दोनों वोल्टेज का जो जोड़ होगा वो आपको रिजल्टेंट मिलेगा, राइट। तो रिजल्टेंट आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, इन दोनों के जोड़ के इक्वल होगी। तो इस प्रकार से ये जो वोल्टेज होगी इस पॉइंट पर वो ये जैसे Vm/4 है तो क्या होगी, यहाँ पर इससे थोड़ी ज्यादा होगी। ये Vm/4 है तो जो आउटपुट वोल्टेज वो कितनी होगी, Vm/2 इस पॉइंट पर। Vm/2। ठीक इसी प्रकार से जब T/4 सेकंड, यानी इस टाइम पर वोल्टेज कितनी हो जाएगी, अभी हमने देखा कितनी, Vm, यानी कि इन दोनों वोल्टेज का जोड़, यानी जो हमारा ये जो वोल्टेज मिलेगी आपको वो इन दोनों से दुगनी मिलेगी या इससे दुगनी मिलेगी, क्योंकि जो टोटल वोल्टेज है यहाँ पर वो दुगनी है। इन दोनों वोल्टेज का जो जोड़ होगा वो क्या होगा, इस वोल्टेज से दुगना होगा। इन दोनों का जोड़ होगा वो क्या होगा, इन दोनों से दुगना होगा, सीधी सी बात है। तो ये जो हमारा वोल्टेज होगा वो ये जो हमने यहाँ पर जो इसका पीक बना रखा है, ये जो पीक बना रखा है, इस पीक का दुगना यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। सिंपल है। ये कितना हो जाएगा हमारा Vm, वरना थोड़ा सा इजी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या कि ये जो वोल्टेज है आपको क्या करना है कि यहाँ जो भी वोल्टेज आ रही है, जैसे Vm/2 है ये वोल्टेज, तो आप जब आउटपुट वोल्टेज बनाओगे इसकी तो क्या करोगे, दुगना कर दोगे, राइट। तो इसका दुगनी हाइट का आपको ये लेना पड़ेगा। तो ये जो हाइट होगी, ये वाली हाइट, ये इसकी दुगनी होगी, राइट। ठीक इसी प्रकार से ये जो यहां से लेकर और यहां तक जो ये जो हाइट है, राइट, वो क्या होगी, इस हाइट की क्या होगी, दुगनी होगी। तो इस प्रकार से जो वोल्टेज होगी हमारी वो इस पॉइंट पर जो वोल्टेज आ रही है उसकी दुगनी हो जाएगी, राइट स्टूडेंट्स। आउटपुट जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, इस पॉइंट पर जो भी वोल्टेज आ रही है उसकी दुगनी हो जाएगी। अब ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट्स क्या होगा, जब ये नेगेटिव हो जाएगा, V1 वोल्टेज अब क्या होगी, नेगेटिव। अब V1 वोल्टेज क्या होगी स्टूडेंट्स, नेगेटिव, और ये क्या होगी, पॉजिटिव। तो अब क्या हो जाएगा,
अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में और कौन सा रिवर्स बायस में है, आपको ये देखना पड़ेगा। अब देखो नेगेटिव है तो इस डायोड का जो पी सिरा है वो जुड़ा हुआ है नेगेटिव से, इसका मतलब हमारा जो डायोड होगा वो बैकवर्ड बायस में होगा, राइट। और ये यहां पर जुड़ा हुआ है नेगेटिव से, यानी कि इस डायोड का जो एन सिरा है वो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जो हमारा डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा, सॉरी। अब आप इसको देखो, ये पॉजिटिव है और ये जो पॉजिटिव है ये इस डायोड के पी सिरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जो हमारा डायोड होगा वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। और इस डायोड का एन सिरा पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जो डायोड होगा हमारा ये बैकवर्ड बायस में आ जाएगा, या फिर रिवर्स बायस में, जो भी आप इसको कह सकते हो। इस प्रकार से आप देख रहे हो स्टूडेंट्स की जब ये वोल्टेज नेगेटिव हो जाती है और ये पॉजिटिव हो जाती है तो उस वक्त भी दो डायोड फॉरवर्ड बायस में होंगे तो दो ही डायोड रिवर्स बायस में भी होंगे। अब देखो कौन कौन सी रिवर्स बायस में है, ये वाला डायोड बैकवर्ड बायस में, ये वाला डायोड बैकवर्ड बायस में है। इसका मतलब क्या होगा कि जब डायोड बैकवर्ड बायस में होते हैं तो डायोड क्या करता है, एक ऐसे रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है जिसकी वैल्यू इंफिनिटी होती है। और आपको पता है कि जहां पर इनफिनिटी रेजिस्टेंस लगा रहता है उसका मतलब ये है कि वो सर्किट ओपन है, इसलिए ये दोनों सर्किट क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और ये दोनों डायोड हमारे फॉरवर्ड बायस में है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों डायोड्स की जगह एक 0 ओम के रेजिस्टेंस के तार को जोड़ लेंगे। तो हमने क्या किया, इन दोनों की जगह 0 ओम के रेजिस्टेंस का तार जोड़ लिया। अब बिल्कुल वही कहानी, अब ये वोल्टेज नेगेटिव है तो इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स मान लेते हैं जैसे कि किसी समय पर यहाँ पर जो वोल्टेज है वो -Vm/4 है और ठीक उसी समय पर जो वोल्टेज है यहाँ पर वो +Vm/4 है। ये -Vm/4 है और ये +Vm/4 है। अब स्टूडेंट्स वोल्टेज आप इन दोनों के बीच में मेजर कर रहे हो, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है। ये हमारा पॉजिटिव है तो ये सिरा भी पॉजिटिव रहेगा, राइट। तो ये हमारा नेगेटिव है तो करंट यहां से तो फ्लो नहीं हो सकता, तो करंट यहां से फ्लो होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला टर्मिनल हमारा नेगेटिव है तो ये वाला जो टर्मिनल होगा वो भी नेगेटिव होगा, राइट। इसका मतलब ये है कि पहले वाली सेम कंडीशन आ रही है, पहले भी ये वाला, अब इससे पहले जो हमने स्टूडेंट्स इस टाइम पीरियड के लिए जब हमने इसको स्टडी किया था, राइट, तब आपको पता लगा था ये भी पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था। ठीक अभी भी, यानी कि अभी भी अपने देखें तो भी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक उसी की तरह जैसे हमने पहले स्टडी किया था इसको। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स जो हमारा D1 डायोड और दूसरा कौन सा, ये D4 डायोड, ये दोनों क्या होंगे, अब फॉरवर्ड बायस में होंगे। और बैकवर्ड बायस में कौन से होंगे, ये दोनों डायोड, ये कौन सा था, D2 और D3, ये दोनों की होंगे बैकवर्ड बायस में होंगे, बैकवर्ड या फिर रिवर्स बायस में होंगे, बैकवर्ड होंगे। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, सेम वही की वही कहानी। अब मान लेते हैं स्टूडेंट्स की किसी इंस्टेंस पर ये वोल्टेज हमारी Vm/4 है पॉजिटिव और ये हमारी वोल्टेज -Vm/4 है, तो इन दोनों के बीच में वोल्टेज कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, इन दोनों का जोड़ कर देंगे अपने, राइट। इन दोनों का वोल्टेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, Vm/4 और यहां पर -Vm/4, राइट। और ये कितना हो जाएगा, अब ये दोनों जोड़ हो जाएंगे तो इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, Vm/2, राइट। इसका मतलब वो सेम की सेम कहानी स्टूडेंट्स की, जो हमें आउटपुट मिलेगा वो इसका दुगना होगा, इस वोल्टेज का दुगना होगा, राइट। तो अभी इस प्रकार से होगा। ठीक इसी प्रकार से जब वोल्टेज यहां पर -Vm/2 हो जाएगी
जब यहाँ पर वोल्टेज माइनस Vm/2 हो जाएगी, ठीक उसी समय यहाँ पर पॉजिटिव Vm/2 हो जाएगी, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, इन दोनों के जोड़ के इक्वल हो जाएगा। ये Vm/2 है और ये Vm/2 है, तो ये आपस में जुड़ के कितने हो जाएंगे, Vm, राइट। इसका मतलब ये जो हमारा यानी ये जो हमारी हाइट होगी वो इस हाइट की क्या होगी, दुगनी होगी। और इस प्रकार से ये प्रक्रिया लगातार चलती जाएगी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने देखा कि हाफ साइकिल में 2 डायोड फोरवर्ड बायस में रहते हैं, तो 2 ही डायोड रिवर्स बायस में रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस हाफ साइकिल में 2 डायोड फोरवर्ड बायस में रहेंगे, तो 2 ही डायोड रिवर्स बायस में भी रहेंगे। तो इस प्रकार से जो हमको आउटपुट वोल्टेज इस तरीके की प्राप्त होगी, राइट स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आज के वीडियो लेक्चर में आपने ब्रिज रेक्टिफायर को स्टडी किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको काफी अच्छा लगा होगा ये लेक्चर।